प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट 1 के क्लास में फर्स्ट पेपर भारतीय सैन्य इतिहास या भारतीय युद्ध कला में राजपूत सैन्य पद्धति अर्थात राजपूतों की युद्ध कला। तो इसके बारे में हम लोग जो है आज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं राजपूत सैन्य प्रणाली के बारे में। बच्चों, राजपूतों का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। ये निष्कपट, बहादुर, ये मान के चलिए ऐसे कोई गुण नहीं है जो इनमें ना रहे हों। दयालुता की मिसाल थे। ठीक है, आगे हम आप लोगों को इसमें बताते हैं इनके गुणों और दोषों के बारे में। तो बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम लोग बच्चों बैकग्राउंड में चलते हैं। देखिए, अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद सैन्य बागडोर संभालने का संपूर्ण उत्तरदायित्व जो है राजपूतों पर आ पड़ा, क्योंकि उसके बाद राजपूत ही थे। अब राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों में मतभेद तो है, लेकिन यह जो है मानना, ये विश्वास किया जा सकता है कि इनके पूर्वज जो है क्षत्रिय रहे होंगे, या राजपूतों को कभी कभी राजपुत्र भी कहा जाता है। ठीक है, 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का भारत पर राजपूतों का वर्चस्व बना रहा। ठीक है, 12वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ, दिल्ली पर क्या बोलते हैं 1191, वही मुगल क्या बोलते हैं, ये दिल्ली पर जब पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद दिल्ली पर मोहम्मद गोरी का राज्य हो गया। तो ऐसे ऐसे उसके बाद जो है धीरे धीरे राजपूतों का पतन क्या हुआ। राजपूत जो है बाहरी आक्रांताओं ने, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन्हें जो है राजस्थान तक सीमित कर दिया। बच्चों, इसमें एक प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदू सम्राट हर्षवर्धन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? बच्चों, पेपर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव ही है, इसलिए मान के चलिए कि एक एक शब्द वाले प्रश्न हैं, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, राजपूतों का कार्यकाल भी पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए, बाद में क्या हुआ, तुर्कों अफगानों एवं मुगलों ने इन्हें राजस्थान के मरुस्थलों एवं अरावली की पहाड़ियों तक ही इन्हें सीमित कर दिया। ठीक है, क्योंकि दिल्ली पर इन सबों ने राज करना प्रारंभ कर दिया था। अब देखते हैं राजपूतों के गुण और दोष। चलिए, राजपूतों के गुणों और दोषों के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे गुणों के बारे में। ये भारतीय सैन्य इतिहास की गरिमा बनाने में राजपूतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये इनके स्वभाव और इनके जो है व्यक्तित्व के बारे में, ये वीर, साहसी, स्वाभिमानी, स्वामी भक्त, निष्कपट एवं अत्यंत दयालु एवं सरल स्वभाव, इतने व्यक्तित्व इनका इतना अच्छा है और इतना अच्छा है कि इसके बारे में एक मिसाल दी जाती है। आत्मसम्मान की भावना इनके अंदर कूट कूट कर भरी थी और दयालुता ऐसी थी कि अपने शत्रुओं के साथ भी कभी निर्दयतापूर्वक व्यवहार नहीं किया। ये है राजपूतों का इतिहास। मित्रों, आज राजपूत जो है अपने इतिहास को भूल चुके हैं। आज के राजपूत अपने इतिहास को भूल चुके हैं। ठीक है बच्चों, फिर भी हम चाहेंगे कि जो भी राजपूत हों अपने पूर्वजों से सीख लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो है धर्म युद्ध प्रिय, युद्ध में कभी भी अधर्म का सहारा इन्होंने नहीं लिया। कुछ उदाहरण में कुछ राजपूतों का उदाहरण दिया जाए, अगर कुछ राजपूतों को हटा दिया जाए तो लगभग राजपूतों का संपूर्ण इतिहास ही उज्जवल रहा है। ये कभी किसी के साथ ना तो अधर्म का व्यवहार किए, किसी भी युद्ध में कूट युद्ध, बिल्कुल धर्म युद्ध को ही मान्यता देते थे। इतना ही नहीं, धर्म युद्ध लड़ते लड़ते प्राण दे देना भी अपने लिए गौरव की बात ही मानते थे। और ये नए इतिहास रचने की भावना से ओतप्रोत थे। ये इस बात से हर समय भयभीत रहते थे कि इतिहास में कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नाम के आगे दाग लग जाए। भले हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारा नाम जो है इतिहास में अमर और उज्जवल, यानी स्वर्णाक्षरों में लिखा होना चाहिए।
ठीक है बच्चों, इसीलिए इन्होंने कभी भी युद्ध में ना तो अधर्म का सहारा लिया, भले ही पराजय मिले लेकिन अधर्म कभी नहीं करेंगे, इनके अंदर ये भावनाएं होती थी। कभी भी किसी के साथ छल या विश्वासघात भी इन्होंने नहीं किया, और धर्म युद्ध में प्राण दे देना भी ये लोग गौरव की बात मानते थे, क्योंकि इनका विचार था कि जब हम नहीं रहेंगे तो हमारा इतिहास में नाम इतने अच्छे ढंग से लिखा जाएगा कि युद्ध में लड़ते लड़ते राजपूतों ने प्राण दे दिए, मगर जो है अधर्म का सहारा इन्होंने नहीं लिया। लेकिन इनके अंदर कुछ कमियां भी थी बच्चों। देखिए हम लोग सामने आ जाते हैं, कमियां आप देख लीजिए। प्रारंभिक स्वाभिमान, इनका जो प्रारंभिक स्वाभिमान था ये बाद में जब थोड़ा सा सुख चैन से रहने लगे तो इनके अभिमान और घमंड, जिसे हम लोग बोलते हैं अभिमान या घमंड, में परिवर्तित हो गया। और आपसी विरोध की भावना इनमें इतनी थी कि आपस में ही ये जो है लड़ते रहते थे, अपने स्वाभिमान, अपनी रक्षा, अपने क्षेत्र विस्तार के लिए आपस में ही ये लड़ना प्रारंभ कर दिए थे, जो कि वास्तव में सब इनकी कमी थी। क्योंकि इनके अंदर ये चीज़ कमी थी बच्चों की दूरदर्शिता का अभाव था, यानी कल क्या होने वाला है ये राजपूत जो है आज के समय में ये नहीं समझ पाए थे। अन्यथा ये जो है विदेशी आक्रमणों का अगर मिलकर मुकाबला करते तो ना तो मुग़ल यहाँ आ पाते, ना अफगान आ पाते, कोई नहीं आ पाता। ठीक है, इनके अंदर ये दूरदर्शिता का अभाव था, यानी कल क्या होगा, आज क्या हो रहा है, केवल अपने राज्य की ओर इन्होंने ध्यान दिया। अब सुरक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण राष्ट्र की ओर ध्यान न देकर केवल अपने राज्य की ही सुरक्षा तक सीमित रहे, केवल अपने तक। इतना ही नहीं, बाह्य आक्रमण के समय भी आपसी मतभेद के कारण एकजुट नहीं हो पाए। बच्चों आप लोगों को मालूम है जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण किया था 1191 में तो कुछ इकट्ठे हो गए थे, लेकिन 1192 में बहुत से राजा जयचंद जैसे कुछ उन्होंने साथ नहीं दिया। अब इसमें जयचंद को भले दोष दिया जाए, लेकिन फिर भी कुछ कमियां जयचंद की थी तो कुछ कमियां जो है पृथ्वीराज चौहान की भी थी। कहते हैं ना किसी चीज़ के अति बहुत खराब होती है, हद से ज़्यादा अति, हद से ज़्यादा वीरता की अति, हद से ज़्यादा स्वाभिमान और हद से ज़्यादा अभिमान, इसकी भी अति खराबी होती है। अब हर चीज़ में जयचंद को दोषी लोग देते हैं, लेकिन फिर भी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए जयचंद का दोष यही है कि उसको अपने देश के पृथ्वीराज चौहान का साथ देना चाहिए था। बाद में आपस में लड़े वो दूसरी बात है, लेकिन क्योंकि आक्रमण जो है बाह्य आक्रमण था, इसलिए इसमें आपसी मतभेद भुलाकर बाहरी आक्रांता से इनको लड़ना चाहिए। क्योंकि बाहरी आक्रांता जो भी आएगा अगर यहाँ हावी हुआ तो आपको भी नहीं छोड़ेगा, ये सीधी सी बात है। और ये व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के अहंकार से चूर्ण राजपूत किसी भी आक्रमण का मिलकर मुकाबला ही नहीं किया, और आपसी ईर्ष्या द्वेष की भावना इनमें प्रबल रही। ठीक है बच्चों, ये है राजपूतों के दोष। अगर देखा जाए तो राजपूत हमेशा इतिहास बनाने के चक्कर में परेशान रहे। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे युद्ध हारने के बाद ये हफ्ते हफ्ते प्राण दे देना इनके लिए तो गौरव की बात थी, इस बात को हम मान सकते हैं। लेकिन त्रेता युग में भगवान राम ने भी यही कहा था कि राजा का संपूर्ण दायित्व तो प्रजा की सुरक्षा एवं प्रजा के सुख सुविधाओं का ध्यान रखना होता है, जबकि राजपूतों को चाहिए था कि वे इतिहास से कुछ सीख लेते, अपने महाकाव्यों से कुछ सीख लेते, भगवान कृष्ण के गीता उपदेश से सीख लेते। लेकिन ये अपने इतिहास बनाने के चक्कर में ये जो है अपने राज्य को मौत के मुंह में सदा भेजते रहे। ये तो लड़ते हफ्ते हफ्ते प्राण युद्ध भूमि में दे दिए, लेकिन उसके बाद राज्य को किस तरह लूटा जाता रहा है, किस तरह वहाँ पर राजपूत वीरांगनाओं और राजपूत महिलाओं और राजपूत महारानियों की चिताएं जली हैं, इस बात को देखने के लिए जीवित नहीं रहे। लेकिन शायद उन्हें इस बात का एहसास पहले होना चाहिए था कि युद्ध में जो है विजय महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पराजय के बाद एक हफ्ता खेलता राज्य जो है खंडहर में बदल दिया जाता है, और हफ्ते खेलते राज्य में
एक सुख सुविधाओं से बने राज्य को आग के हवाले कर दिया जाता है। ये बात शायद राजपूतों को पता नहीं था। उन्होंने अपने पूर्वजों से, त्रेता युग में भगवान राम के गुणों से, भगवान कृष्ण से उन्होंने कोई शिक्षा इन्होंने ग्रहण नहीं किया, और नहीं तो इसीलिए ये नहीं समझ पाए कि हमारा जीवन हमारा नहीं, हमारी प्रजा का जीवन है। ठीक है बच्चों, इतना एक राजा का दायित्व तो होता है। जैसा आप लोग रामायण में देखे होंगे, भगवान राम ने अपने सुख सुविधा का त्याग करके महारानी सीता को भी उन्होंने राज्य का ही और राजाओं का ही एक अंग मानते हुए उनको भी राज्य के बाहर जो है रहना पड़ा। ठीक है, क्योंकि प्रजा उनकी जो चाहती थी वही राजा का कर्तव्य होता था। चलिए अब देखिए, राजपूतों इतने बहादुर थे कि कभी भी किसी शत्रुओं के साथ इन्होंने निर्दयता का व्यवहार नहीं किया। जैसा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम तराइन युद्ध में हराने के बाद भी उसको जीवित छोड़ दिया, जबकि मोहम्मद गोरी ने दूसरे युद्ध में जीतने के बाद ऐसा उसने नहीं किया। उसको लग रहा था कि अगर हम छोड़ देंगे तो दोबारा हम पृथ्वीराज चौहान को जीत नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, ये राजपूतों के गुण जो है देखा जाए तो अतुलनीय थे, लेकिन हाँ, इन्होंने ना तो इतिहास से कोई शिक्षा लिया, ना ही राजनीति को अच्छी तरह से समझ पाए कि राजनीति क्या होता है। इन्होंने राज्य को व्यक्तिगत समझा और व्यक्तिगत जो है स्वार्थ के लिए, अपना इतिहास बनाने के लिए ये जो है राज्य को हर समय दांव पर लगाते रहे। चलिए अब राजपूतों के बारे में विभिन्न सेनाध्यक्षों ने क्या कहा है उसके बारे में बच्चों आपको हम पढ़ाने चल रहे हैं। ये देख लीजिए, राजपूतों के बारे में सेनाध्यक्ष और सम्राटों ने क्या कहा है। पहला नंबर, अकबर ने क्या कहा है। अकबर ने कहा है कि राजपूतों को हराना है तो उन्हें दोस्त बना लो, क्योंकि दोस्ती या विश्वास के अतिरिक्त राजपूतों को जीतने या मारने का कोई अन्य तरीका नहीं है। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि मुग़ल काल बहुत दिनों तक चलता रहा है और अकबर ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए राजपूतों से वैवाहिक संबंध, इन्हें राजपूत राजकुमारियों से इन्होंने विवाह किया जिसने, और अपने राज्य की सुरक्षा की, क्योंकि इसे मालूम था कि अगर राजपूतों के साथ या हिंदुस्तान में रहना है तो राजपूतों को मिलाकर रहना होगा। उनकी प्रमुख पत्नी महारानी क्या कह सकते हैं, बेगम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जोधाबाई का नाम इतिहास में प्रसिद्ध है। ठीक है, और वो शायद भारतीयों की इस कमजोरी को भी जानता था कि राजपूत कभी भी अपनी बहन या अपनी बेटियों के पतियों की हत्या नहीं करेंगे। भले ही मुगलों में ये सारी परंपराएं चलती रही हों, लेकिन राजपूतों में ये चीज़ें नहीं थी। चलिए दूसरे नंबर पर सिकंदर ने क्या कहा था। सिकंदर ने कहा था कि क्षत्रियों को केवल क्षत्रिय ही मार या हरा सकता है या फिर भगवान, बाकी दुनिया केवल संघर्ष कर सकती है। ये जो है पौरव युद्ध के बाद पौरव से प्रभावित होकर इसने कहा था। ठीक है बच्चों, आगे देख लीजिए। तीसरे नंबर पर मोहम्मद गोरी ने क्या कहा था, अगर राजपूतों से कोई चीज़ चाहिए तो मांग लो, धोखे से छीन लेने पर नामो निशान मिटा देता है। कहने का मतलब ये ऐसे जो है सेना नायक हैं जो कि राजपूतों से युद्ध कर चुके हैं और राजपूतों के स्वभाव को भी जो है भली भांति ये समझ चुके थे। अंग्रेज़ों ने क्या कहा है, अगर राजपूतों को जीतना है तो उनको आपस में लड़ा दो, लेकिन स्वयं एक पक्षकार या मध्यस्थ भी ना रहो, अर्थात आपस में लड़ जाएं लेकिन आप स्वयं किसी का भी पक्ष मत लीजिए, क्योंकि ये किस मत पर विभाजित हों और किस मत पर एक हो जाएं कुछ भी नहीं कहा जा सकता। देखिए ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने क्या कहा है कि भारत में हमारा साम्राज्य केवल राजपूत क्षत्रियों द्वारा ही कुचला जा सकता है, क्योंकि लालच और कमजोरी, बच्चों ध्यान दीजिए, दो ही चीज़ है इसमें जो राजपूतों को सबसे अलग करता है, लालच और कमजोरी, दोनों ही इनके नाम के प्रभाव से परे है। अर्थात राजपूत ना तो लालची होता था ना ही कमज़ोर होता था कभी भी। ये है हमारे राजपूतों की महिमा, राजपूतों की
परंपरा। अगले नंबर पर देखिए, फ्रांसीसियों ने क्या कहा था, अगर युद्ध तीरों, बच्चों ये तीनों गलत है, ये तीनों नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए तीरों, आप लोग लिख लीजिएगा, तीरों या तलवारों से हुआ करते तो यह दुनिया राजपूतों की गुलाम होती। ठीक है, क्योंकि राजपूत जो हैं, वैसे भी द्वितीय तराइन युद्ध में मोहम्मद गौरी भी ये जान चुका था कि राजपूत तलवार के युद्ध में बिल्कुल इस तरह प्रवीण है, तलवार और भाले में इनका मुकाबला भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए उसने जो है द्वितीय तराइन युद्ध में अलग ही रणनीति अपनाई थी, आघात समरतंत्र। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कथन है तैमूर लंग का। तैमूर को मालूम है, इसने जो है भारत में आक्रमण किया था, वही बाबर के पूर्वज माने जाते हैं। इसने क्या कहा था कि भारत को जीतो, लूटो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन क्षत्रियों की तलवार के दायरे के बाहर रहकर। और ब्राह्मणों को इसने क्या संज्ञा दी है, आप लोग बच्चों देख लीजिए, ब्राह्मणों के दायरे के अंदर रहकर, क्योंकि क्षत्रियों की तलवार पर केवल ब्राह्मणों की कुटिलता का ही प्रभाव चलता है। क्योंकि लगता है क्षत्रियों की तलवार की धार ब्राह्मणों के ही द्वारा मोड़ दी जाती है। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सैन्य संगठन, क्षत्रियों का सैन्य संगठन किस प्रकार का था, ये इसमें जो है जागीरदारी प्रथा विद्यमान थी बच्चों। सैन्य संगठन में जागीरदारी प्रथा विद्यमान थी। ये नियमित एवं अस्थायी सेना का नितांत अभाव था। आवश्यकता पड़ने पर सहायता हेतु जागीरदार अपनी सेना राजा के पास भेजते थे और सेना के महत्वपूर्ण 3 अंग थे, पैदल सेना, घुड़सवार सेना और गज सेना। घुड़सवार सेना ही राजपूतों की महत्वपूर्ण सेना थी, जिसकी गतिशीलता पर राजपूत पूर्ण आस्था रखते थे। और ये घुड़सवार सेना हल्के हथियारों से सज्जित होती थी ताकि इसकी गति बराबर बनी रहे। घुड़सवार अपने घोड़े की व्यवस्था स्वयं करता था और हाथियों की व्यवस्था राजा करते थे। युद्ध के समय हाथी जो है जागीरदारों द्वारा भी प्रदान किए जाते थे और कुछ घुड़सवार इसमें कवच युक्त भी होते थे जो धनुष बाण का प्रयोग करते थे। सेना छोटी छोटी टोलियों में संगठित होती थी, जिसका कमांडर नायक होता था, और जागीरदारी सेना नायकों के अधीन ही युद्ध करती थी और संपूर्ण सेना का प्रधान सेनापति जो है या सर्वोच्च कमांडर सम्राट या राजा होता था। राजा या सम्राट या राजा होता था। ठीक है बच्चों, ये जागीरदारी प्रथा क्या है, इसमें क्या होता था कि राजपूत राजाओं में जो मेन राजा होते थे, सम्राट होते थे, तो अपने राज्य को छोटी छोटी जागीरों में बांटकर जिसके ऊपर प्रसन्न होते थे उसे जागीर दे देते थे कि आप ये फला गांव की, इतने गांव की जागीर आपको दी जा रही है। अब गांव में क्या करते थे, जितने गांव की जागीर दी जाती थी उससे ये लोग टैक्स लेते थे, गांव में जाकर कर लेते थे और उसी कर के द्वारा कुछ राजा को देते थे, कुछ टैक्स गाँव में, कहने का मतलब लगान वगैरह जो भी लगता था लगान वसूलते थे, कुछ हिस्सा सम्राट तक पहुंचाते थे और उसके बदले जो है सम्राट उनको जो है सुरक्षा की गारंटी देते थे। और इतना ही नहीं, जागीरदार अपने पास अपनी एक छोटी सेना भी रखते थे, जिसकी आवश्यकता पड़ने पर स्वयं अपनी रक्षा भी करते थे और सम्राट को ज़रूरत पड़ती थी तो उनके पास भी ये अपनी सेना भेजते थे। मान लीजिए सम्राट को अगर कोई बड़ा युद्ध लड़ना है या किसी अन्य राजा से युद्ध लड़ना है तो अपने जागीरदारों से मदद ये मांग सकते थे। अपने जागीरदारों से एक प्रकार से सैन्य सेवा मांग लेते थे। इनके हथियार क्या थे, इस तरफ हम ध्यान देते हैं थोड़ा से। अस्त्र शस्त्र, अस्त्र का मतलब आक्रामक, सुरक्षात्मक, धनुष बाण, तलवार भाला, कृपाण बल्लम आदि। धनुष बाण, तलवार भाला, कृपाण। कृपाण छोटी सी तलवार होती है जिसे हम लोग कटार कहते हैं बच्चों। तलवार जैसे लंबी होती है तो तलवार से बहुत छोटी होती है, चाकू नुमा, लेकिन टेढ़ी होती है वैसे ही।
सुरक्षात्मक में लोहे का टोप सर पे पहनने के लिए, ढाल जो तलवार का वार रोका जाता है। बच्चों को ढकने के लिए लोहे का कवच पहनते थे, सीने और प्लेट, बक्ष मतलब चिफ्ट और पीठ पर दोनों तरफ। और जो मुगलों के संपर्क वाले राजपूत थे, जैसे मान चलते हैं जोधाबाई के भाई थे राजा मान सिंह, ठीक है, इन सब के पास जो है मस्केट और तोपें भी होती थी, मस्केट और तोपें भी होती थी। बच्चों आपको मालूम है सबसे पहले अकबर के बाबा, जिसे हम लोग बाबर कहते हैं, उन्होंने ही भारत की धरती पर तोपों का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेतन एवं पदोन्नति व्यवस्था, इसकी व्यवस्था किस प्रकार थी कि कैसे सैनिकों को वेतन दिया जाता था, देख लीजिए इसमें आगे। युद्ध के समय भर्ती होने वाले अर्थात अस्थायी सैनिकों को, अर्थात ज़रूरत पड़ने पर जिन सैनिकों की तुरंत भर्ती होती थी और ज़रूरत समाप्त होने पर अर्थात युद्ध खत्म होने पर जिन्हें अपने पद से सैनिकों से हटा दिया जाता था, उनको नकद वेतन देने की आवश्यकता थी, नकद वेतन देने की व्यवस्था थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्थायी सेना को नकद वेतन देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अस्थायी का मतलब बच्चों वही जो हर समय जो सेना में भर्ती होते थे, जो हर समय सैन्य सेवा देते थे, उनको नगद वेतन नहीं दिया जाता था। उन्हें केवल जो है जागीर, लगान की छूट, अनाज देने की व्यवस्था थी। जागीर का मतलब होता है भूमि। जैसे कुछ छोटे छोटे सेना अध्यक्षों को टुकड़ियां रखने के लिए उनको जो है कुछ भूमि दे दी जाती थी, या माना जा सकता है कि जैसे इन्हें 10 गांव की जागीर दे दी गई, 50 गांव की जागीर दे दी गई, 20 गांव की जागीर दे दी गई, और उन्हें जो है सेना रखने के लिए। और ऐसे जब सैनिक भी अपनी जो खेती स्वयं करते थे, जो जिनके पास, तो उनको जो है लगान से छूट मिल जाती थी, स्वयं खेती करवाते थे और लगान उनको राजा को नहीं देना पड़ता था। उसी लगान के बदले में वो सेना के रूप में भर्ती होते थे। वही लगान ही उनका जो है वेतन था, वही जो है उनकी जीविका का साधन भी था। जिन्स या अनाज, बहुत से सैनिक ऐसे होते थे जिनके बदले में अनाज दिया जाता था। और युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले योद्धा को राज दरबार में सम्मानित करने, जागीर वृद्धि एवं पदोन्नति करने की प्रथा प्रचलित थी। यू का वजह हुई, पदोन्नति करने की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दुर्ग व्यवस्था। राजपूतों ने अपनी सुरक्षा के लिए सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण किया। जहाँ भी आवश्यक होता था, सीमाओं पर या प्रमुख स्थानों पर जहाँ आवश्यकता पड़ी, और दुर्गों में पर्याप्त खाद्य सामग्री एवं अस्त्र शस्त्रों का भी संचय करके ये रखते थे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अगर बाहर से कोई आक्रमण होता है तो अंदर खाद्य सामग्री की कमी ना पड़े। कुछ दिनों तक ये आराम से उस शत्रु के आक्रमण का मुकाबला ये कर सकें। और खुले मैदान में राजपूत शत्रु का सामना करने में अक्षम पाकर दुर्गों में ही शरण लेते थे, जिसे तोड़ना शत्रु के लिए असंभव होता था। राजपूत चूँकि जब युद्ध करने जाते थे, अगर पराजय की संभावना होती थी तो वो क्या करते थे, भागकर दुर्गों में ही शरण लेते थे, और दुर्गों में घुसने के बाद गेट बंद कर दिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शत्रु को विजय हेतु इन किलों पर अधिकार करना आवश्यक हो जाता था, जहां पर राजपूत घुसे होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। युद्ध कला, राजपूतों की युद्ध कला। राजपूत संपूर्ण सेना को 3 भागों में बांटकर युद्ध करते थे, दायां बाजू, बायां बाजू एवं मध्य या केंद्र। दायां बाजू, बायां बाजू एवं मध्य या केंद्र। और धर्म युद्ध के समर्थक थे राजपूत। विजय हो तो कभी भी कूट युद्ध का सहारा इन्होंने नहीं लिया और अपनी पूरी शक्ति से शत्रु का पर सीधा आक्रमण करते थे। ना कोई धोखा, ना कोई छल कपट। इस युद्ध में पैदल एवं बाजुओं की
घुड़सवार सेना भी शामिल होती थी। जैसे बच्चों आपको हर समय हमने ये बताया है कि जो युद्ध में घुड़सवार सेना होती थी वो पैदल सेना के या मुख्य सेना के बाजुओं की रक्षा के लिए बाजुओं पर ही लगाई जाती है, दाएं और बाएं साइड में। खास करके जो पैदल सैनिक होते हैं इन्हें मध्य भाग में रखा जाता है। ठीक है। युद्ध तब तक चलता रहता था जब तक कि युद्ध का निर्णय नहीं हो जाता था या उनका राजा या सेनापति मारा जाता था। बीच में जैसे अगर युद्ध प्रारंभ हुआ, बीच में राजा या सेनापति मारा जाता था तो सेना में भगदड़ मच जाती थी। ठीक है बच्चों, सेना में भगदड़ मच जाती थी जिसके कारण युद्ध में पराजित मान लिया जाता था। ठीक। और जिसका जो है सेना या राजा या सेनापति मारा जाता था वो पराजित माना जाता था, क्योंकि युद्ध में उनकी सेना में भगदड़ मच जाती थी। और राजपूतों की गुण तो आप पहले ही हम बता चुके हैं, लड़ते हुए वीर गति। बच्चों ये अक्षर जो है क्या है, वीर गति या प्राण दे देना, वीरों की गति जिसे हम लोग कहते हैं, वीर गति को प्राप्त होना ये गौरव की बात मानते थे। और युद्ध में पीठ दिखाकर भागना उनके लिए अपमानजनक था। राजपूत सेना में आरक्षित सेना का पूर्णतया अभाव होता था। आरक्षित का मतलब होता है बच्चों रिजर्व। आरक्षित का मतलब होता है रिजर्व सेना। रिजर्व का मतलब जो आवश्यकता पड़ने पर अचानक में अंतिम समय में जब शत्रु थक जाएं तो उन पर आक्रमण के लिए जो प्रयोग किया जाता था वो होता था रिजर्व या आरक्षित। और प्रारंभ में क्या होता था, राजपूत मैदानी अर्थात आमने सामने के युद्धों में के समर्थक थे, लेकिन बाद में मुगलों की तोपों एवं मस्केट बच्चों वही बारूद भरी जाने वाली बंदूक को बोला जाता है जो प्रारंभ में बनाया गया। तोप से आप लोग परिचित ही हैं, क्योंकि तोप जो है बाबर लेके आया था जिसका राजपूतों के पास कोई विकल्प नहीं था। बाद में क्या किए, तोपों एवं मस्केटों यानी बंदूकों के युक्त विशाल सेना का मुकाबला करने के लिए राजपूतों ने गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता है छापा मार युद्ध। बच्चों मारो और भागो की रणनीति इसमें अपनाई जाती है, मारो और भागो। ठीक है। इसका जब आपको हम शिवाजी की युद्ध कला पढ़ाने लगेंगे तो इसमें आपको बताएंगे कि क्योंकि शिवाजी ही गुरिल्ला युद्ध कला के संस्थापक माने जाते हैं। भले ही ये पहले ये जो है क्या बोलते हैं राजपूतों ने प्रयोग किया, उसके पहले सिकंदर के समय में भी प्रयोग होता रहा, लीजन के भी पतन का गुरिल्ला युद्ध, लेकिन उसको हम लोग गुरिल्ला युद्ध के नाम से नहीं जानते थे। अचानक मारकर भागना, सोते हुए को मार देना, पीछे से अटैक करना, तीरों की वर्षा करके भाग जाना। ठीक है। ये सब एक प्रकार से छल बल कपट धोखा, तेजी से आक्रमण करो, मारो और भागो, ये परंपरा बहुत पहले से ही चलती रही है, लेकिन इसको गुरिल्ला युद्ध के रूप में शिवाजी के समय में ही अपनाया गया। इसलिए शिवाजी को ही गुरिल्ला युद्ध कला का जनक माना जाता है। ठीक है बच्चों। और आधुनिक गुरिल्ला युद्ध का जनक किसको माना जाता है, आधुनिक गुरिल्ला युद्ध का जनक माना जाता है माओ त्से तुंग को। और महाराणा प्रताप जो है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट में, इसी युद्ध कला को अपनाकर अकबर की विशाल सेना का मुकाबला करते रहे। अकबर से, महाराणा प्रताप से बच्चों कोई परिचित ऐसा कोई नहीं है जो परिचित ना हो। चलिए अब देखते हैं राजपूतों के पतन के कारण में एकता एवं आपसी सहयोग का अभाव था राजपूतों में। सीधी सी बात यही है, आपस में लड़ते रहते थे और युद्ध में विदेशी बाह्य आक्रमणों से, बाहरी राजाओं के आक्रमण से या मुस्लिमों के आक्रमण से इन्होंने कभी भी इसका मुकाबला ये कर ही नहीं पाए। हाँ बच्चों, एकता एवं आपसी सहयोग का अभाव था इनमें, क्योंकि ये विदेशी आक्रमणों का कभी एक होकर मुकाबला नहीं कर सकी और आपसी विवादों के कारण ये सदा जो है अलग थलग ही रहे। और जिसका परिणाम क्या हुआ कि वो बाहरी आक्रांता एक के बाद एक राजपूतों को पराजित करते गए। ठीक है। और
उनका अंततोगत्वा उनका पतन होना निश्चित था। नवीनतम अस्त्र शस्त्रों एवं समरतंत्र का अभाव। नवीनतम अस्त्र शस्त्रों का मतलब जैसा विदेशियों ने लाया था इनकी वही घिसी पीटी जो है पुरानी परंपरा तलवार भाला, जबकि जो है उस समय मुगलों के पास तोपें एवं मस्केट भी थी, जबकि इसका प्रयोग जो है राजपूतों ने ना तो इसको प्रयोग किया ना ही इसका कभी निर्माण करवाया। समरतंत्र का मतलब होता है बच्चों युद्ध कला। युद्ध कला में अगर देखा जाए तो मोहम्मद गोरी जो है आघात समरतंत्र लेके बाहर से आया था और इनसे छिटपुट तलवार के आक्रमण से ये हर समय बचते हुए बराबर इनको जो है थकाने की रणनीति से उसने आक्रमण किया इन पे। एक प्रकार से गुरिल्ला कार्रवाई करके राजपूतों को थका के परेशान कर दिया और अंततोगत्वा पराजित कर दिया। जबकि राजपूतों की वही परंपरा थी, क्योंकि राजपूतों तलवार के युद्ध में और भाले के युद्ध में राजपूत प्रवीण थे। अन्य प्रकार की चालबाजी कपट छल उनको आता नहीं था। आप लोग ऐसे भी बच्चों परिचित हैं, उसके पहले ही राजपूतों के गुण हमने आपको बता दिया है। छल बल कपट इन्हें बिल्कुल नहीं आता था, जबकि इनके शत्रु इनसे छल बल कपट हर प्रकार का प्रयोग करते थे। हर समय ये अपने दुश्मन को भी बराबरी का ही दर्जा देते थे और जिस हथियार से वो लड़ना चाहे इनसे युद्ध कर सकता था, ऐसा ये अपने अंदर भावना रखते थे। आगे बच्चों गतिशीलता का अभाव। युद्ध में गतिशीलता का अत्यंत महत्व होता है और राजपूतों और जो है विदेशी आक्रांताओं में ये गतिशीलता जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी युद्ध को जीतने के लिए। राजपूतों और विदेशी आक्रांताओं में यही अंतर था कि राजपूतों के घोड़े के मुकाबले जो विदेशी घोड़े आए थे, मुस्लिम आक्रांता जो लेके आए थे, मुस्लिम आक्रमणकारी जो लेके आए थे, वो जो है इनके घोड़ों के मुकाबले अधिक जो है अधिक गतिशील जो है होते थे। और कूटनीतिक दांव पेचों का अभाव, क्योंकि राजपूतों के बारे में बोल चुके हैं, इन्हें जो है छल बल कपट इन्हें बिल्कुल नहीं आता था, ना ये करते थे। और धर्मयुद्ध को प्रमुख स्थान देते थे और धर्मयुद्ध करते करते ये अपने प्राण दे देना भी गौरव की बात मानते थे। इसलिए कूटनीतिक दांव पेचों में छल बल कपट से ये हमेशा जो है अनभिज्ञ रहे, ना इसका इन्होंने प्रयोग किया, ना चाहते भी थे। सफल नायकत्व के गुणों का अभाव। राजपूत जो है हर समय क्या करते थे, जैसे जो है युद्ध में जाते जाते ये सर्वप्रथम अपनी जो है ताकत, अपनी क्षमता का ये प्रदर्शन करने लगते थे, जिसका परिणाम क्या होता था कि इनके विदेशी आक्रमणकारी या मुस्लिम आक्रमणकारी या जो है इनके शत्रु इनको जो है प्रयास करते थे कि सेनापति या राजा उनका लक्ष्य होता था और उसे मारते ही संपूर्ण राजपूत सेना पराजित हो जाएगी और वे जो है लक्ष्य में सफल हो जाते थे। जबकि मुस्लिम आक्रांता अपने आप को सुरक्षित रखकर सेना का प्रयोग करते थे। राजपूत सेना के साथ साथ अपना प्रयोग, अपने बल कौशल का प्रयोग ये ज़्यादा करते थे, स्वयं अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन युद्धभूमि में ज़्यादा करते थे और खुलकर सबके सामने ये पहुंच जाते थे। अपनी सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे और इन्हें इस बात की भी चिंता नहीं होती थी कि अगर हम मारे गए या हमें बंदी बनाया गया तो हमारी संपूर्ण सेना कितनी भी बड़ी हो यह भाग खड़ी होगी। इस बात को राजपूत कभी ध्यान नहीं देते थे, इसलिए इन्हें सफल नायक नहीं कहा जा सकता। जबकि नायक का कार्य होता है कि वो अपना प्रयोग कम करे, अपनी सेना का प्रयोग ज़्यादा करे। युद्ध कला का मतलब ही होता है सेना का सफल प्रयोग और नायकत्व का भी मतलब है कि आप जो है स्वयं अपना प्रयोग, अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि संपूर्ण युद्ध आपके सुरक्षा पर ही निर्भर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूर्व नियोजित केंद्रीय प्रतिरक्षा व्यवस्था का अभाव। अब राजपूतों के अंदर पहले से ही कोई सेना जो है इकट्ठी होती नहीं थी कि इसको रखा जाए, जब कोई बाहर से आक्रमण करने आए उसके विरुद्ध जो है हम तुरंत आक्रमण करेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। यानी और ये जब आक्रमण होने वाला होता था तब ये अपनी सेना को इकट्ठा करते थे, अपने मित्रों को बुलाते थे, अपने जागीरदारों को बुलाते थे, अपने जो है, और उसी में जो है कुछ जागीरदार ऐसे होते थे जो राजा से खार खाए बैठे रहते थे। खार खाने के कारण वो साथ नहीं देते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान इनको ऊपर ले चलो, इनको पराजित कराओ, हमारी सत्ता आ जाए। हालांकि उनको अंत में उसका परिणाम भुगतना पड़ता था।
और कहने का मतलब इसमें ये है कि पहले से जो है राजपूत कोई भी शक्ति बचा के नहीं रखते थे कि इसको जो है आक्रमण के लिए रखा जाए बचा कर, ताकि कोई आक्रमण हो तो इसके द्वारा हम उसका मुकाबला करें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। राष्ट्रीय एवं देशभक्ति की भावना का अभाव। क्योंकि जो भी राजा रहे ये कभी संपूर्ण राष्ट्र के लिए नहीं, केवल अपने राज्य के लिए ही युद्धरत रहे और अपने राज्य की सुरक्षा को ही इन्होंने सुरक्षा समझा, जिसका परिणाम ये हुआ कि मेन आक्रमण के समय ये अपने राज्य की सुरक्षा में लगे रहे और मुख्य कोई भी किसी भी विदेशी आक्रमण में इन्होंने अन्य किसी का साथ नहीं दिया और विदेशी आक्रांताओं ने इनको बारी बारी से अकेले अकेले करके इन्हें पराजित कर दिया। आगे युद्ध में समुचित प्रतिरक्षा सिद्धांतों का अभाव। ये युद्ध में क्या करते थे, प्रतिरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करते थे और युद्ध लड़ते लड़ते अपने प्राण दे देना गौरव मानते थे, तो इसलिए रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान भी ये नहीं थे। ठीक है बच्चों, चलिए अन्य कारण है, कुछ कारण ऐसे भी हैं जो कि समयानुसार जो है ये चीज़ें बदल जानी चाहिए थी, क्योंकि ये पहली बात अन्य कारण अब आज के समय में हम उसको जो है भूल कह सकते हैं, उनकी बेवकूफ़ी भले कह सकते हैं, लेकिन वो जो है उनके गौरव के लिए वो जिसको वो गौरव नहीं मानते थे वो कार्य वो नहीं करते थे। जैसे देखा जाए हम आज ये कहते हैं कि राजपूत पराजित तुर्क सेना का पीछा करके उन्हें कभी नष्ट करने का प्रयास नहीं किया, अर्थात कभी पीठ पर वार नहीं करते थे, भागते हुए पर कभी ये आक्रमण नहीं करते थे, क्योंकि भागता हुआ सैनिक ये माना जाता था जब ये खुद ही हार गया है तो हम इसको मारकर क्या करेंगे। और साधारण जनता द्वारा युद्ध की उपेक्षा, साधारण जनता ये मानती रही है उस समय राजपूत काल में कि युद्ध का कार्य करना राजपूतों का कार्य है, राजा का दायित्व है, हमें युद्ध से कोई मतलब नहीं। साधारण जनता जो है वो अपना कार्य करती थी, वो युद्ध में राजा को कोई सहयोग नहीं देती थी। और अगला है युद्ध का संपूर्ण उत्तरदायित्व केवल राजपूतों पर छोड़ना। ये तो संपूर्ण जनता के लिए है कि राजपूतों को ही राजपूतों को ही युद्ध करना है, राजपूत युद्ध के लिए हैं ही, ऐसा माना जाता था और राजपूत थे ही कितने। चलिए ये तो व्यक्तिगत जो है जनता की गलती है, जनता के अंदर की सूझबूझ में कमी है। आगे देखते हैं हम लोग, राजपूतों में दूरदर्शिता का पूर्णतया अभाव था। ये बात भी आपको बता चुके हैं कि कल क्या होगा। वो मानते थे कि जैसे जयचंद्र ये मानता था कि पृथ्वीराज को हराने के बाद जो है मोहम्मद गौरी वापस चला जाएगा, वो थोड़ी जानता था कि चंदावर के युद्ध में हमको भी मोहम्मद गौरी जो है पराजित करेगा। यही है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता का मतलब आज को देखकर कल का आकलन कर लेना। अगला है राजपूत मुस्लिम शासकों को धर्म प्रचार की पूर्णतया छूट दे दी थी, जो उनके हृदय की विफलता तो थी लेकिन सैनिक दृष्टि से उनकी भूल थी। मुस्लिम शासकों को धर्म की छूट, मुस्लिम जो धार्मिक जो मौलवी मौलाना आए थे वे अपना धर्म का प्रचार करने के लिए उन्हें छूट तो राजपूतों ने दे दी थी। वो तो दयालु थे ही भाई, दयालु थे, वीर थे, पराक्रमी थे, उनको किसी से डर थोड़ी नहीं था, लेकिन सैनिक दृष्टि से उनकी ये भूल थी। परिणाम क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उन्होंने इस्लाम के तरफ आकर्षित कर लिया और इस्लाम में तब्दील कर दिया, और इसका प्रभाव हुआ कि जो हिंदू भी थे जो इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे उन्होंने इस्लामिक कंट्री का साथ दिया, यानी वही है जिसे हम लोग कहते हैं जातिवाद, जात बिरादरी। चलिए, राजपूतों को द्विविध क्रीड़ा, आखेट, अफीम, सुरापान आदि बुराइयां पैदा हो गई थी। बच्चों ये तो सही बात है कि जिसमें अय्याफी, ऐशो आराम, बिलासिता आ जाएगी उसका पतन निश्चित है, ये कोई नई बात नहीं है। चलिए ये चैप्टर बच्चों आपका यहीं समाप्त करते हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर तराइन का द्वितीय संग्राम। ठीक है बच्चों, चलिए ख़त्म करते हैं इसको।